और आज बात मजदूर वर्ग और उसके पलायन की कहानी। भारत कृषि प्रधान देश है, जैसा हम सब जानते हैं, और आंकड़े बताते हैं कि असंगठित क्षेत्र में कुल मजदूरों का करीब 80% वहां पर वर्ग काम करता है। कोरोना संकट से बचने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई और ऐसे में महानगरों से बड़ी संख्या में ये कामगार, ये मजदूर अपने गांव, अपने शहरों के लिए निकल पड़े और सरकारों के सामने अचानक एक बड़ी चुनौती ये खड़ी हुई कि इन मजदूरों को कैसे राहत दी जाए, उनके पलायन को कैसे रोका जाए। बहुत से लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन मजदूरों को शहर छोड़कर जाने की आखिर जरूरत क्या पड़ी। बड़े शहरों में मजदूर वर्ग का संबंध सीधे काम पर रहता है। लॉकडाउन के बाद इनके सामने परेशानी है कि इनका काम बंद हो चुका था और वो किस तरीके से यहां पर गुजारा करते। लेकिन पहली बार ये एहसास भी हुआ देश को कि इतनी बड़ी संख्या में लोग रोजी रोटी के लिए अपना घर बार, अपना राज्य, अपना जिला, अपना इलाका छोड़कर दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों में चले आते हैं। और इसीलिए सरकार के सामने अब एक साथ कई प्रश्न खड़े होते हैं। पहला ये कि मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा किस तरीके से की जाए, और दूसरा कि श्रमिक और कामगारों के पलायन को, चाहे वो गांव से शहरों की तरफ हो या फिर शहरों से वापस गांव की तरफ, इसे हम कैसे और किस मॉडल के जरिए रोक सकते हैं। समझेंगे मजदूरों के इसी दर्द को और उनके लिए बेहतर विकल्पों को। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे हमारे साथ हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ शंकर अग्रवाल जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ दीपशिखा सिकरवार हैं, सीनियर एडिटर हैं द इकोनॉमिक टाइम्स से। दीपशिखा, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में शंकर अग्रवाल सर आपसे करना चाहूंगा कि जब गांव कस्बों से कामगार या लोग शहरों की तरफ आते हैं रोजगार की तलाश में, तो शायद वो भीड़ एक साथ नहीं आती, इसलिए हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब रिवर्स मैं कहूं कि ये माइग्रेशन दिखता है लेबर का, शहरों से अचानक इस कोरोना महामारी के बीच अपने इलाकों, अपने घरों की तरफ, तब लगता है कि स्थिति कितनी बड़ी और विकराल है। क्या वाकई जो मॉडल हमारे हैं इंडस्ट्री को लेकर या फिर रोजगार देने को लेकर, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? आप जैसे जानते ही हैं कि हमारे देश में अधिकतर जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में, जो फॉर्मल सेक्टर में भी काम करते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट का रूप मेनी टाइम्स इनफॉर्मल रूप में होता है। तो इसलिए लोग बाग अपने रोजगार की तलाश में बड़े शहरों में जाते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री और बड़े बड़े एंटरप्राइजेस वहीं पर हैं। लेकिन जब भी कोई क्राइसिस आता है तो हर व्यक्ति के लिए एक नेचुरल एक जरिया होता है कि वो कहाँ जाए। वो उसी जगह जाएगा जहाँ पे उसको फिनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, जहाँ उसको इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है, और जहाँ उसको ये लगता है कि थोड़ी देर बैठ के समझ के लोगों से डिस्कस करने के बाद आगे के बारे में एक निर्णय ले सकता है। हाँ, ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत बड़ा एक संकट आ गया, वो एंटरप्राइजेस के सामने भी है, एम्प्लॉयज के सामने भी है, देश के सामने भी है, समाज के सामने भी है। अंडर दी सर्कमस्टांसेस सबसे पहले आदमी ये सोचा कि क्या मैं यहाँ पे सुरक्षित रहूँगा। समहाउ एक इम्प्रेशन ये हो गया कि ये एक बहुत बड़ी महामारी है और इसमें पता नहीं कितने लोग बाग अपनी जान दे बैठी है या बहुत ज़्यादा लोग बाग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो अंडर दी सर्कमस्टांसेस जो गरीब लोग बाग हैं, जो स्मॉल टाइम वर्कर है, एक माइग्रेंट लेबर है, वो सोचा कि पहले तो मैं अपने घर चला जाऊँ वापस, फिर मैं सोचूंगा कि मैं इससे आगे क्या करूँ। लेकिन एक और इसके साथ संकट के साथ ये हुआ, उसको ये नहीं पता था, ये श्योरिटी नहीं थी कि उसको तनख्वाह कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। अंडर दिस फिनेंशियल टर्मोइल, और जब फिनेंशियल अनप्रडिक्टेबिलिटी रहती है अबाउट ए सैलरी, तो फिर वो ये सोचता कि पहले ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ मुझे कोई ना कोई प्रोटेक्शन मिल सकता है। और क्यों ऐसा हो रखा है, हम चाहे कितनी भी बात करें, जैसे मैं आपको पहले बताता कि अधिकतर लोग बाग इनफॉर्मल सेक्टर में है, और इनफॉर्मल सेक्टर में जो हमारी सामाजिक जिसको सोशल सिक्योरिटी होते हैं, वो बहुत इफेक्टिव नहीं। फॉर्मल सेक्टर में तो ये रोबस्ट है, रिलायबल है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ना तो रिलायबल है और ना ही रोबस्ट। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ वो ये फील करते हैं कि वो सेफ हैं,
सिक्योर हैं, फिनेंशियली सिक्योर हैं, खाने की दिक्कत नहीं पड़ेगी, भुखमरी की दिक्कत नहीं पड़ेगी, इसलिए लोग बाग अपना पलायन करते हैं गाँव की तरफ। ओके, पांडे सर, जिस तरीके से हमने जो डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया आज़ादी के बाद से अब तक, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कामगार और मजदूरों को लेकर, चाहे इंडस्ट्री लगाने की बात आई हो या फिर दूसरे काम, हम इस पलायन को, चाहे वो गांवों से शहरों की तरफ हो रहा हो या फिर शहरों से वापस गांव की तरफ, जब कोई बड़ा संकट आता है, कोरोना जैसा संकट, ये उसका मैं कहूं कि साइड इफेक्ट है और ये देखना ही पड़ेगा, या हमारे पास कोई ऐसे विकल्प हैं कि हम इस रास्ते से बचा सकते हैं या बचा सकते थे? कविन जी, जैसे जब हम आज़ाद हुए थे उस समय की भी परिकल्पना थी और आज भी इसको बार बार याद किया जाता है ऐसी संकट की घड़ी में। ग्राम स्वराज की परिकल्पना, लोकल सेल्फ रिलायंस की परिकल्पना, और जो स्कीमें बनी कि कैसे शहरों से पलायन रोका जाए गाँव में, कैसे गांव में नरेगा का शुरुआत हुआ, और भी कई जो ग्रामीण विकास के पूरा की स्कीम थी, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज में। तो इन सारे इंटरवेंशंस का मकसद ये था कि हम रूरल एरियाज से माइग्रेशन को रोक सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसकी बात हम शायद उतने खुलकर नहीं करना चाहते हैं, सारी समस्या की जड़ में नंबर है। सन 51 के पहले सेंसस में जो आज़ादी के बाद हुआ था, उस समय हमारी आबादी 36 करोड़ थी, आज करीब 138 करोड़ है। तो और जिस तरह से हमें अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए, जिस प्रकार का औद्योगिकरण, जिस प्रकार की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी डेवलप हुई है, उसमें धीरे धीरे अगर स्किल नहीं है और उतना नंबर्स नहीं है, तो मैनुअल लेबर की इम्पोर्टेंस कम होती है टेक्नोलॉजी। तो ये जो दबाव है माइग्रेशन का, ये उन राज्यों में ज़्यादा महसूस किया जाता है जहां जनसंख्या का दबाव सबसे ज़्यादा है। तो वो वहाँ पर क्यों आते हैं कि वो वही काम जो जाकर शहरों में करते हैं, वो शायद वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों में वही काम वो वहाँ नहीं कर सकते। उसके बहुत सारे सामाजिक कारण हो सकते हैं, लेकिन ये उनमें से लोकल जो लोग हैं, उनमें से भी जो ज़्यादा एंटरप्राइजिंग हैं, जो चाहते हैं कि हम अपनी परिस्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, तो जो आए हैं तो बेहतरी के लिए आए हैं शहर की तरफ। लेकिन सर क्या सर कुछ राज्यों के हम नंबर्स देखते हैं, यूपी है, बिहार है, या फिर एक आधा हिस्सा राजस्थान का है, ये ऐसे राज्य हैं जहां से आपको देश भर में कामगार वर्ग जा रहा है। तो क्या ये माने की जो समस्या है वो राज्य स्तर पर है, राज्यों ने उसकी तरफ फोकस नहीं किया, या नीतियों को लेकर, या फिर इंडस्ट्री को लगाने या इनवाइट करने को लेकर माहौल नहीं तैयार किया? नहीं, ये केवल राज्य विशेष की ही समस्या नहीं है जहां से लेबर, ये जहां जा रहे हैं वहां की भी समस्या है। ऐसे भी राज्य हैं जहां पर आपको लोकल लेबर मिलता नहीं है, या बहुत महंगा मिलता है, या वो काम करने के लिए नहीं तैयार है, या और तो वहां पर जिसको काम कराना है वो उसका भी उतना ही इंटरेस्ट है कि बाहर से भी है। तो हमारी जितने देखिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के रोड्स हैं, दूर दूर तक सीमा में, जम्मू कश्मीर से लेके नागालैंड तक हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ का है? उसमें लोकल तो होता है, लेकिन लोकल से ज़्यादा माइग्रेंट लेबर। और हमने 79 में माइग्रेंट लेबर के लिए रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट बनाया है, और उसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकारों का दायित्व है, जो कि उतनी अच्छी तरह से नहीं हो सका। ओके, दीपशिखा, जो मॉडल, क्या ये मॉडल का फॉल्ट है कि हम आज जो तस्वीरें देखते हैं कोरोना महामारी के दौर में कि एक साथ
कई लाख लोग अपने इलाकों की तरफ जाना, अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, और यही तस्वीर होती है अलग अलग कस्बों गांवों में जब वो रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भागते हैं। कविंद्र, इस पे 2-3 इसके पहलू हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा कि उद्योग जो है या बिजनेस जो है वो ज्यादा कहाँ पनपता है। वहां पर जहां पे उसको सुविधा है, उसके रॉ मटेरियल मिलेगा, उसका मार्केट है, उसके पास ही उद्योग जगत अपनी फैक्ट्री या वो लगाता है। बहुत सारे राज्यों में ये सब फैक्ट्रीज जो हैं उन्हीं जगहों पे डेवलप हुई हैं। अब महाराष्ट्र जैसे है, वहां पे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर है, बहुत उद्योग वहां पर लग कर आए। गुजरात में लगे, जहां पे माइंस है वहां पे आसपास लगे। तो ये ट्रेडिशनली भी जो है, अगर हम इतिहास भी देखेंगे तो कहाँ पे डेवलपमेंट होता था, कहाँ पे जो है सिविलाइजेशन बसता था। पोर्ट्स के किनारे, नदियों के किनारे जहाँ पे पोर्ट्स थे, जहाँ से ट्रेडिंग हो सकती थी। और जाहिर सी बात है कि वहां पे अपॉर्चुनिटी जो है, जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, और जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी काम करने वाले लोग चाहिए। अब वो ये डिमांड और सप्लाई वाला इशू है। जो ये राज्य है जैसे महाराष्ट्र है, वहां पर लेबर की बहुत जरूरत है क्योंकि वहां पर उद्योग लगा हुआ है, और लोकल मार्केट जो है वो सप्लाई उनको नहीं दे पाता है क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आप इसमें एक और भूमिका जिस चीज की रहती है वो है कि बहुत अगर आप देखिए शिक्षा का जो स्तर है वो महाराष्ट्र, केरला, यहाँ पे जो राज्य हैं वहां पर ज्यादा है। तो लोकल जो लोग हैं वो पढ़ लिख करके वो विदेश की तरफ पलायन कर गए हैं, या वो थोड़े ब्लू कॉलर जॉब्स में आ गए हैं। जो मजदूरी वाला जो काम है वो करने वाले लोग कम हैं। तो अब वो उनका सप्लाई कहाँ से आएगा? तो उनका सप्लाई वहां से, उन राज्यों से आ रहा है जहाँ पे शिक्षा का स्तर कम है और उनको वो ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं मिल सकते, और उन राज्यों में उनके पास खेती के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उन राज्यों में उद्योग आया नहीं, क्योंकि वहां पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी या वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो वो वहां से पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो यही है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट मॉडल जो है वो बनाना पड़ेगा। हर राज्य को देखना पड़ेगा कि हमारे राज्य के हिसाब से जो भी हमारे लिए व्यवसाय, जो भी इंडस्ट्री, जो भी उद्योग उस राज्य की डिमांड को केटर कर सकता है, जो उसकी स्थितियों को देख करके सेटअप किया जा सकता है, उस हिसाब से उसको बनाया जाए। आप देखिए यूपी बिहार से सबसे ज्यादा पलायन इसलिए होता है क्योंकि यूपी बिहार में उद्योग है नहीं, पनपा नहीं इतने साल में। तो ये सारे को देखना पड़ेगा। जो दीपशिखा कह रही है बहुत अहम है कि जहां पर उद्योग हैं या फिर मैं कहूं कि ऐसे एनवायरनमेंट है जहां पर उद्योग पनपते हैं, जाहिर है कि वहां की तरफ माइग्रेशन होगा। लेकिन इसका फिर दूसरा पहलू ये उठता है कि क्या उन सरकारों की ओर से और खास तौर पर इंडस्ट्री की ओर से उनका दायित्व उन श्रमिक या लेबर के साथ सिर्फ ऑफिस के घंटों तक सीमित है, या फिर उसके बाद सामाजिक सुरक्षा का हाथ भी उनके साथ होना चाहिए? नियमों के लिहाज से है, लेकिन वास्तविकता लगता है कि इससे काफी दूर दिखती है। जो मैं पहले कह रहा था कि जिसको हम लोग फॉर्मल सेक्टर कह रहे हैं, वहाँ तो तब भी सामाजिक सुरक्षा नाम की कोई व्यवस्था काम करती, लेकिन अधिकतर 90% हमारे वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में। ये स्ट्रेंथ भी है, लेकिन एक बड़ा भारी इसमें समस्या भी है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं है। अगर हम यही लगते रहेंगे कि उनको किसी तरीके से फॉर्मलाइज करें, और ILO का भी यही कोशिश रहती है कि हम लोग इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ चलें। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लेकिन मीनवाइल हमको कोशिश करनी चाहिए, और हमको कई तरह के वी हैव टू फाइंड आउट वेज एंड मीन कि कैसे हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को अच्छी, रोबस्ट, रिलायबल सामाजिक सुरक्षा दे सकते। द मोमेंट वी डू दैट, तो ये जो पलायन जो इस तरह का होता है, मैडलेस पलायन, वो काफ़ी कम हो जाता है। सेकेंडली, मेनी टाइम्स हो सकता है एंटरप्रेन्योर्स उनको गुड हाउसिंग व्यवस्था ना करें। सबसे बड़ी दिक्कत माइग्रेंट लेबर के साथ है कि
गुड क्वालिटी हाउसिंग व्यवस्था उनके पास में है, उनको पास रहने का जगह नहीं, उनको एक ही कमरा चाहिए, 1.5 कमरा ही चाहिए, बट वो अच्छा होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, एंड दैट कैन बी दैट हैज नॉट हैपेंड। एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं करता बिकॉज बिकम वेरी एक्सपेंसिव, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक बार जो उसमें वर्कर चला जाता है वो आसानी से खाली नहीं करता, चाहे उसके लिए काम करे या नहीं करे। तो वी हैव टू क्रिएट वेरी गुड क्वालिटी हाउसिंग फॉर वर्कर्स, जिससे लोग वहाँ पे आते हैं, जैसे चाहे वो हॉस्टल के रूप में क्यों ना हो। अगर आप देखें चाइना का मॉडल, चाइना का है पूरे नीदरलैंड से, गाँव से बहुत सारे थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स में वो वर्कर्स को लाते हैं, जो पोर्ट टाउन है या जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है या जहाँ पे सर्विस सेक्टर है, वहाँ उनको हॉस्टल देते हैं, वो लोग काम करते हैं 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल के बाद वो वापस चले जाते हैं, अनदर सेट ऑफ पीपल का। इसलिए ये चलता रहता है, यही व्यवस्था हम लोग को करनी है। अभी ये व्यवस्था वो है, लेकिन ये इनफॉर्मल तरीके से चलती है, और उसकी वजह से हाउसिंग इज इन अ बैड पोजिशन। वर्कर्स अगर आप जाके देखें, एक एक कमरे में 4-4 वर्कर रहते हैं। अब जब ये कोरोना का क्राइसिस आ गया, तो वो जैसे 4 लोग एक ही कमरे में, छोटे कमरे में कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी वर्क, तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो हमको ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जो वर्कर्स हॉस्टल बहुत थोड़े स्केल में बना दें। ओके सर। पांडे सर, 2 चीजें यानी साफ तौर पर है कि एक जिस तरीके से ये पलायन है ये होगा शहरों से गांव की तरफ, या जहां पर रोजगार की मौके होंगे वहां पर लोग पहुंचेंगे, लेकिन फिर जिम्मेदारी तय होती है कि उन सरकारों की, सारी जो सरकारें हैं और जो इंडस्ट्री हैं, जो उद्योग हैं उनकी, और साथ साथ सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के जो नियम है उन्हें कैसे हम दे पाएं या लागू कर पाएं। देखिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हमारे करीब 85% वर्कफोर्स है, उसमें एक बड़ा हिस्सा, जैसे अभी बात कर रहे थे हॉस्टल की, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का है, और उनके लिए एग्जैक्टली सोशल सिक्योरिटी तो नहीं, लेकिन एक सेल्फ फाइनेंस्ड स्कीम है। 96 में कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर एक्ट और सेस एक्ट पास किया गया था, और अभी मुझे याद है करीब 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि स्टेट्स ने उसमें करीब उनके पास करीब 28,000 करोड़ रुपया उस सेस फंड में पड़ा हुआ है, वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो वो 2 तरह से हो सकता है, जैसे एक तो ये है कि लेबर सराय या लेबर हॉस्टल्स अकोमोडेशन, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी हो सकता है, कैपिटल स्टॉक भी बढ़ सकता है, वर्कर प्रोडक्टिविटी और वेलफेयर भी बढ़ सकता है। और दूसरा क्या है कि अभी उसमें से जो असिस्टेंस दी जाती है वो एक तरह की डिस्क्रेशनरी असिस्टेंस होती है, वन ऑफ असिस्टेंस, कभी चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, इलनेस के लिए, इस तरह से। उसी को रेगुलरली एक इंश्योरेंस स्कीम में के प्रीमियम के तौर पर कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि ऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए रेगुलर सोशल सिक्योरिटी है, उसी का एक लाइट वर्जन, उतना इलेबोरेट, उतना हैवी वेट नहीं, फिर भी एक लाइट वर्जन इसी के मार्फत किया जा सकता है। तो इससे एक इंश्योरेंस फंडेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी हो सकती है, और वर्कर हॉस्टल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी हो सकता है। लेकिन दोनों में ये है कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए भले ही हम एलैबोरेट सोशल सिक्योरिटी तो के हाई कॉस्ट नहीं दे सकेंगे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, लेकिन अगर लो कॉस्ट लोअर वर्जन भी हो तो सबसे पहली चीज है उनका रजिस्ट्रेशन। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि जब आप किसी को मदद भी करना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का डेटाबेस आपके पास है, जो बाहर है उसका पासपोर्ट वीजा आपके पास है, लेकिन ये जो स्कैटर्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर है गवर्नमेंट के किसी रडार में ये नहीं है। तो अगर ये किसी डेटाबेस में आ जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 20 करोड़ वुमेन जनधन अकाउंट्स में सरकार ने कहा कि हम 1500 रुपए डाल देंगे हर JDY। तो ऐसा कुछ इनमें भी किया जा सकता है। इनफैक्ट अभी मार्च में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव भी इशू किए स्टेट गवर्नमेंट कि इसी कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस से जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने की व्यवस्था की जाए। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही शून्य है, बहुत कुछ है, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश। दीपशिखा, क्योंकि जो कि पांडे सर कह रहे हैं बहुत है कि जब तक हम कहीं उन्हें आंकड़ों पे या नंबर्स के हिसाब से रजिस्टर नहीं करवाएंगे
तब तक मदद देना भी किसी भी सरकार के लिए मुश्किल है। और शायद यही बड़ी वजह थी कि इस महामारी के संकट के बीच में जो हमारे कामगार मजदूर भाई रहे, उन्हें एक डर था कि शायद हालात ज्यादा दिन तक चले तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। कविंद्र, एक जो सबसे अहम चीज और जरूरत, और इस समय जब जो कोरोना के बाद और उभर करके एकदम सामने आ गई है, वो है हमारे यहाँ ये सेफ्टी नेट की जो हम बात करते हैं, वो बिल्कुल है ही नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, हम लेबर रिफॉर्म्स की बात करते आ रहे हैं, लेकिन आजकल अगर हम देखें तो ये हायर एंड फायर का, हालांकि कानून उसके लिए कड़ा है, लेकिन राज्यों में लेबर लॉ को बहुत फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। तो लिटरली हायर एंड फायर जो है वो चालू है, ऐसा नहीं है कि नहीं चालू है। तो हर लेवल पर ये सोशल सिक्योरिटी या सेफ्टी नेट्स जो है वो लेबर के लिए होना बहुत जरूरी है। पानी सर, तो क्या ये कहा जाए कि हमारे पास फंड भी है, हमारे पास अलग अलग स्कीम्स भी हैं, लेकिन शायद उन कामगारों तक पहुंचाने का रास्ता वो ज्यादा पेचीदा है, ये रास्ता है ही नहीं। करीब 81 करोड़ लोगों के लिए राशन कार्ड हैं, जिसमें 10 करोड़ को फ्री राशन मिलता है और बाकी 71 करोड़ को 1 रुपए 2 रुपए किलो मिलता है, 5 किलो पर हेड पर मंथ, जिस पर सरकार ने कहा कि 3 महीने 5 किलो एक्स्ट्रा देगी उसी रेट। तो 81 करोड़ लोगों के लिए है, और उस 81 करोड़ में करीब 21 करोड़ राशन कार्ड होते हैं। 81 करोड़ तो उसमें टोटल मेंबर्स हैं। तो 81 करोड़ राशन कार्ड में मेरे ख्याल से करीब 90% राशन कार्ड अभी आधार लिंक हुए हैं, 10% नहीं हुए हैं, और वो आधार लिंकिंग भी केवल एक मेंबर की है, फैमिली के किसी एक मेंबर की है। तो राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पर करने के लिए कि जो माइग्रेंट लेबर बिहार से दिल्ली आ रहा है तो दिल्ली में राशन ले सके, उसके आधार कार्ड का सेपरेट लिंकिंग उसके राशन कार्ड में होना चाहिए, और सारे स्टेट्स के राशन कार्ड के कोडिंग सिस्टम हैं। ये पिछले जुलाई से शुरू हुआ है, और अभी मेरे ख्याल से इस समय करीब 17 राज्य हैं जहां पर ये वन नेशन वन राशन कार्ड है। मेरे ख्याल से जून तक सब जगह ये हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन काफी कुछ हो चुका है। तो ये एक बेसिक मिनिमम सिक्योरिटी है। लेकिन जितने ज्यादा मदों से हम लोगों की मदद करते हैं, कभी PMJDY के थ्रू, कभी कंस्ट्रक्शन सेस के थ्रू, तो हमें ये नहीं पता लगता कि किसको, किस हैंडीकैप को कितनी बार मल्टीपल टाइम इनकैश किया जा रहा है। बिल्कुल सर। एक व्यक्ति को कई मदों से मदद मिल सकती है, NGO से भी मिल रही है, सरकार, राज्य सरकार से भी मिल रही है, केंद्र सरकार से भी मिल रही है, जिला प्रशासन। तो इसमें अगर ये रजिस्ट्री हो, डेटाबेस हो, आधार लिंकिंग हो, तो बहुत सिस्टमेटिकली हम तो मतलब मैं कहूंगा कि आज इस हालत में है 123 करोड़ आधार कार्ड के साथ और 100 करोड़ से ऊपर मोबाइल के रहते, इस जैम ट्रिनिटी को अगर हम यूज नहीं कर सकते हैं, आधार, मोबाइल और उसको, तो इससे अच्छा एफिशिएंट वेलफेयरिज्म का मौका फिर नहीं मिलेगा। दीपिका, एक आखिरी कमेंट में जाऊंगा। मैं इसमें एक बस पॉइंट ऐड करना चाह रही थी कविंद्र। मध्य प्रदेश ने इसी तर्ज पर शुरू किया था समग्र आईडी, जिसमें एक परिवार के मुखिया का आईडी था, और उसमें हर मेंबर, तो उनको ये पता चलता था कि हर परिवार को कितना सब्सिडी जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, कि एक परिवार में सीनियर सिटीजन है या एक स्टूडेंट है, हर किसी के लिए अलग अलग योजना जा रही है, तो पूरा सरकार से कितनी सहायता दी जा रही है विभिन्न योजनाओं के तहत। इससे ये तय कर पाना बहुत आसान हो गया था राज्य के लिए, और ये एक मॉडल है जिसको डुप्लीकेट किया जा सकता है। अग्रवाल सर, मैं एक आखिरी अब मैं चाहूंगा, क्योंकि दीपिका ने जो बात कही कि एक मॉडल है हमारे पास, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे पास फंड भी हैं, अलग अलग तरीके के सेस हैं, अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं। सिर्फ एक जरूरत है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए कामगारों का रजिस्ट्रेशन, उनके लिए आवास की सुविधा जिस इलाके में वो काम कर रहे हो, और यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम का लाभ, इससे शायद काफी कुछ हम इसे हल कर पाए। ये रजिस्ट्रेशन की बात बहुत समय से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में चल रही है। हमने बहुत प्रयत्न किया, और एक बार इवन हाईएस्ट लेवल पे हम लोगों को अप्रूवल भी मिल गया। फिर बाद में ये बात आई कि बहुत सारे कार्ड बनाने से कोई लाभ नहीं है, कोई आधार कार्ड है, कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई दिस कार्ड है, कोई आयुष्मान कार्ड है, तो क्यों नहीं हम आधार के ही बेसिस पे हम इसको एक लिंकेजेस दे दें। जैसे आधार में ही अगर हम लोग
डेटाबेस एक अलग से बनाए, इसमें ये केवल पता चल जाए कि ये शंकर अग्रवाल जो है ये वर्कर है, और अगर ये वर्कर है तो उसको जो भी बेनिफिट्स हैं वो वहाँ पे पर्टिकुलर साइट जाके उसको ये पता चल जाएगा मेरे ये बेनिफिट्स हैं, और जो मैंने बेनिफिट्स ले लिए वो भी वहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाएगा कि मेरे को मुझे इतना राशन मिलना था, मैंने इतना राशन ले लिया, इतना राशन बाकी है। और अब टेक्नोलॉजी से संभव है कि वो या उसके परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो कोयम्बटूर में हो और चाहे कश्मीर में हो, वो पता लगा सकता है कि मुझको कितना राशन कहाँ से और कैसे मिल सकता है। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केवल एक मिशन की बात है। एक मिशन के तौर पे अगर हम लोग काम करें तो सडनली इसको किया जाए। बेसिक प्रॉब्लम जो मैं अभी भी आपसे कहूँगा, रहने की, अगर हम एक सुविधाजनक रिस्पेक्टफुल जगह दे दें उनको टेम्परेरी रहने के लिए, हॉस्टल के लिए, वहीं पे कैंटीन है, लोग अपना खाना खाएंगे, अपना पैसा देंगे, अपना खाना खा के चले जाएंगे। उसका परिवार बिहार में किसी गांव में है, वो वहाँ पे खाना खाता है। द मोमेंट वी डू दिस, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। और जब वो हॉस्टल में रहता है तो हम उसके लिए डॉक्टर भी कर सकते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं कि हर इंडस्ट्री का एक हॉस्टल है। एक जैसे आपने कहा ना विमेन हॉस्टल होते हैं, कम्युनिटी अलग अलग शहरों से विमेन आती हैं, वहाँ रहती हैं, जिसको जहाँ काम करना होता है वो काम करती हैं। वहीं एक कैंटीन होती है, उनके पास ये चॉइस है कि वो कैंटीन में खाना खाना चाहें तो कैंटीन में खाना खाते हैं, और अगर अपना खाना बनाना चाहें तो अपना खाना बना सकते हैं। Similarly, we must have such facilities for our workers. The moment we do that, whole lot of problem will be solved. बिल्कुल सर, वक्त हमारे चर्चा और लंबी हो सकती है। बहुत अच्छे सुझाव आप लोगों ने जो रखे हैं और बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। लेकिन बहुत अहम है, ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त देश के तमाम सरकारों को इन कामगारों के बारे में सोचना होगा, और जो दुनिया के अलग अलग देशों में कई बेहतर मॉडल हैं वो शायद हम अपना कर इन कामगारों के पलायन को रोक सकते हैं, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं और इनके